वेरी वॉर्म वेलकम टू वन एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है वैयक्तिक विभिन्नता। जो आज का हमारा सेशन रहेगा बहुत हेल्दी सेशन रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ स्टडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर मेथड्स ऑफ स्टडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें तो वैयक्तिक विभिन्नता के अध्ययन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसकी जो विधियाँ हैं वो निम्नलिखित हैं। अगर तो आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है कि आपने पेपर की तैयारी करनी है, तो फर्स्ट जो मेथड आता है इसमें वो आता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है अभिक्षमता परीक्षण। दूसरा आता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको कहा जाता है व्यक्तित्व परीक्षण। और तीसरा आपका है इंटरेस्ट टेस्ट, जिसको कहा जाता है अभिरुचि परीक्षण। ठीक है, का इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको कहा जाता है बुद्धि परीक्षण। और नेक्स्ट आता है इमोशंस टेस्ट, जिसको कहा जाता है संवेग परीक्षण। और नेक्स्ट आता है अचीवमेंट टेस्ट, जिसको कहा जाता है उपलब्धि परीक्षण। ये तो इन शॉर्ट हुआ कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनसे हम आपका इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको मेज़र कर सकते हैं। पर अगर इसको डिटेल में करना है तो ये इसमें से आपके टैट में 2 या 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, जिससे आप काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। क्योंकि अभी तक मैंने जो आपको वीडियो भेजा होगा टैट प्रिपरेशन के लिए या टैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो आपने खुद भी देखा होगा कि हमारे साइकोलॉजी जो सेक्शन होता है उसमें 30 क्वेश्चन टैट में पूछे जाते हैं, जिसमें अगर आपने साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो आप उसमें से 20 या 25 क्वेश्चन बहुत इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम डिटेल में करेंगे इन सभी टेस्ट के बारे में, जिसमें मेनली हम फोकस करेंगे आपके पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट को। तो फर्स्ट बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की। तो एप्टीट्यूड टेस्ट अगर जैसे हिंदी में कहा जाता है अभिक्षमता परीक्षण, तो मनोवैज्ञानिक ने कई तरह के अभिक्षमता परीक्षणों का क्या किया है, निर्माण किया है। तो आपने ये वर्ड सुना भी होगा एप्टीट्यूड। जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो ऐसी अभिक्षमता जिसमें आप टीचर की जो भी क्वालिटीज़ हैं उनको अच्छे से समझते हैं। तब आपको क्वेश्चन जब टीचिंग प्रोफेशन के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं तो आपका जब आंसर होता है तो वो क्या होता है, सही होता है। ठीक है, तो इन डेप्थ नॉलेज इसमें क्या है, बच्चों का देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो बालकों में उसकी इंटरनल जो अभिक्षमता होती है, उसके विचार होते हैं, उसमें कितने डिफरेंसेस हैं उनको एक्चुअल में देखा जाता है। तो इसका जो विशेष फ़ायदा होता है वो क्या होता है, टीचर्स को होता है। तो टीचर्स जब उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बालकों को जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उनके लेवल का और उनकी थिंकिंग का, स्टूडेंट्स की थिंकिंग का एक टीचर को पता चल जाता है। तो अब कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ग्रुप द क्लासेस यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस। आपने क्या करना है, हर एक फिगर को एक बार यूज़ करना है और बताना है कि किन 2 फिगर्स या बाकी फिगर्स में किस किस में क्या है, सिमिलैरिटी है। तो आप इसको देखिए और इसके आंसर के बारे में सोचिए। तो अब मैं आपको आंसर बता, तो आपने भी क्या किया होगा, इसका आंसर सही लगाया होगा। तो सिमिलैरिटी किन वाली फिगर्स में, अगर 1 फिगर को हम उल्टा कर दें तो ये किसके साथ सिमिलर होगी, आपकी 4 के साथ। और 2 किसके साथ सिमिलरिटी शो करेगी, आपकी 3 के साथ। 5 किसके साथ, 6 के साथ। तो आपने इस तरह के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन किस में देखे होंगे, जो बच्चे नवोदय की प्रिपरेशन जिन्होंने की होगी, तो नवोदय में इस तरह के क्या दिए जाते हैं, टेस्ट दिए जाते हैं। जब आप रिलेशन वाले क्वेश्चन करते हो तो वो भी क्या होता है, एक तरह का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है रिलेशनशिप को समझने के लिए। फिगुरल क्वेश्चन में हम मेनली बात करते हैं एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए। जो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं उसमें फिगर्स को कंपेयर करके या फिगर्स को देख के आंसर करने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो कई बार जैसे सभी टेस्ट में जो मेनली क्लैरिकल के टेस्ट हों या आपके यूजीसी नेट के टेस्ट हो या सेट के टेस्ट हो, उसमें क्या होता है, क्वेश्चंस में क्या दी होती हैं, फिगर्स दी होती हैं या फिर ABCD उसमें नंबरिंग्स होती है। तो नंबरिंग के वो भी किस तरह के टेस्ट होते हैं, आपके सारे एप्टीट्यूड के टेस्ट होते हैं, जिसमें आपने मिसिंग नंबर को क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। ये वाले जो क्वेश्चंस को जब बच्चा सॉल्व करेगा तो वहाँ से चेक किया जाता है कि उसकी एप्टीट्यूड या उसकी अभिक्षमता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें आपके पास 9 फिगर्स है और 9 फिगर्स में हमने सिमिलैरिटी देखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1, 3 और 9 जो पिक्चर है उसमें क्या है, जो भी एक छोटी सी फिगर बनी हुई है वो क्या है, इसके अंदर है। तो कौन सिमिलर हुई, 1, 3 और 9। ठीक है, तो इसके आंसर को आप देखते हैं।
अगर इसके आंसर को हम देखें कि ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है, उसके बाद हम देखते हैं 2, 5 और 6 में भी क्या है आपके पास सिमिलैरिटी है, और उसके बाद जो आपकी 4, 7, 8 है उसमें भी क्या है सिमिलैरिटी है। आउटसाइड में वो क्या कर रहा है, एक पिक्चर को शो कर रहा है। तो जब सिमिलैरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें बच्चा समझ पाता है कि अंदर इनसाइड फिगर क्या होती है, आउटसाइड फिगर क्या होती है, अलग से क्या होता है, मतलब उसकी एप्टीट्यूड, उसकी अभिक्षमता को चेक किया जाता है। तो ये ऐसे होते हैं एप्टीट्यूड के टेस्ट। मुझे लगता है कि आपको एप्टीट्यूड समझ आ गया होगा। अब एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या होता है, मेन मोटिव इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना, कि कुछ बच्चे इसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। मतलब जिसको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा वही क्या कर सकते हैं, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टीचिंग प्रोफेशन में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, उनका आंसर गलत करते हैं। तो एक दो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे तो अब आपके सामने क्वेश्चन है जो टीचिंग एप्टीट्यूड से के रिगार्डिंग है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है। तो अब आप अपने से जब आंसर करेंगे तो देखा जाएगा कि आपकी अभिक्षमता क्या है। तो फर्स्ट है कि उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, या उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है छात्रों का विश्वास। मेनली क्या है, छात्र अगर टीचर पे विश्वास करते हैं तभी क्या है, वो सबसे अध्यापक के लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। अदरवाइज़ उसका पढ़ाना क्या है, बेकार। आप मुझ पे बिलीव नहीं करोगे। अगर आपको लगेगा कि मैं ठीक नहीं पढ़ाती हूँ, गलत कॉन्सेप्ट करवाती हूँ, तो क्या आप पढ़ेंगे? नो। ठीक है। उसके बाद उसकी मतलब शिक्षण के प्रति आस्था, ये चीज़ें मैटर नहीं करती, बट मेन क्या है, छात्रों का विश्वास है। दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा अध्यापक वह है जो क्या हो। तो आप खुद देखिए, मेधावी या परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों के से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो। ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पे। अपने विषय में क्या हो, प्रवीण हो। तो हो सकता है कि बच्चे आंसर करें अपने विषय में प्रवीण हो, पर इसका आंसर है अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। जो एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखेगा वही क्या होगा, एक अच्छा अध्यापक होगा। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपके पास पुअर बच्चे हैं, उसका भी क्या रखना होता है, हाँ, एक टीचर ने ध्यान रखना होता है। तो अच्छा अध्यापक कौन होता है, जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। चाहे विद्यार्थी का स्टेटस छोटा है बड़ा है, वो मैटर नहीं करता। विद्यार्थी बहुत वीक है, ये मैटर नहीं करता। बहुत इंटेलिजेंट है, ये मैटर नहीं करता। बट एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों की क्या करे, अच्छे से हेल्प करे। फिर शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। तो इसमें क्या है, सभी इसके आंसर है कि लोकतंत्र भी मजबूत होता है, ठीक है, और अंधविश्वास में कमी आ जाती है, और आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। तो ये भी क्वेश्चन किसके हैं, टीचिंग जो एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, लेकिन ये किससे रिलेटेड है, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या चेक किया जाता है, अभिक्षमता की। जो भी प्रोफेशन आप चूज़ करेंगे उसमें आपकी एप्टीट्यूड क्या है, आपकी अभिक्षमता क्या है, कि आपको कितना आता है वो सब्जेक्ट, और आपका वहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज क्या है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं अब। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनालिटी टेस्ट। तो जो व्यक्तित्व परीक्षण है, व्यक्तित्व को के परीक्षण के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हैं, और मेनली इसमें क्या है, साइकोलॉजिस्ट ने प्रॉपर टेस्ट भी दिए हैं। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, और यहाँ से आपके एक या दो क्वेश्चन मुझे लगता है कि इस बार भी टेट में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आपने इसको अच्छे से स्टडी करना है, जो मैं पढ़ाऊँगी वो भी, और उसके अलावा खुद भी आपने क्या करना है, इसको इन डेप्थ स्टडी करना है। अगर पर्सनालिटी के टेस्टिंग की बात करें तो जो इसमें मेथड्स हैं परफेक्टली वो साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है प्रोजेक्टिव टेक्निक, जिसको कहा जाता है प्रक्षेपण विधियाँ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहीं पे ही टैट में पूछा जाता है कि जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं वो पर्सनालिटी की प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कौन कौन सी है, या फिर आपके पास बहुत सारी टेक्निक दी होंगी और उसमें कहा जाएगा कि इसमें से कौन सी प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक अलग अलग टाइप्स की होती हैं, मैं आपको बताऊंगी। सेकंड आती है आपकी पर्सनालिटी इन्वेंटरीज, जिसको कहा जाता है व्यक्तित्व अनुसूचियाँ। थर्ड आता है साक्षात्कार विधि, और उसके बाद आता है निरीक्षण विधि, और उसके बाद आता है व्यक्तिगत इतिहास विधि की हिस्ट्री मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड एंड पर्सनालिटी इन्वेंटरी। तो हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को पहले डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम प्रोजेक्टिव टेक्निक की बात करें तो प्रक्षेपण का मतलब होता है, प्रोजेक्शन इज अ डिफेंस सिस्टम और प्रोसेस इन विच इम्पल्सिस
Wishes and ideas are externalized because their conscious recognition would be too painful to the ego. इससे ये अभिप्राय है कि जब भी हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो हम चित्रों को देख के या तस्वीरों को देख के अब हमारे जो इंटरनल जो हमारे अंदर इन डेप्थ जो कॉन्शियस स्टेज अनकॉन्शियस स्टेज में जो छुपी हुई हमारी मतलब फीलिंग्स है वो क्या आ जाती हैं, बाहर आ जाती है। कॉन्शियस रूप से रिकॉग्निशन उनका हो जाता है, जो हमारे लिए क्या होता है, हमारी कभी कभी हमारी ईगो को भी हर्ट करता है और हमारे लिए क्या होते हैं वो एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, साइकेट्रिक्स जो भी होते हैं वो इंटरनल जो हमारे अंदर छुपे विचार होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए हमारी पर्सनैलिटी के इन टेस्ट को करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो अंदर छुपी हुई भावनाएँ हैं वो बाहर आ जाती हैं और हम उस दुख से क्या जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो प्रक्षेपण विधियों के बारे में बताया था, तो ये श्रेय फ्रॉइड ने बताया है। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड ने नहीं बताया, श्रेय फ्रॉइड ने इन 1896 में प्रक्षेपण जो शब्द का जो मानसिक मनोसंरचनाओं के रूप में क्या किया, इन्होंने उपयोग किया। ठीक है, तो जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत फेमस पर्सनालिटी टेस्ट है वो है रॉरशैक इंक ब्लॉट टेस्ट, जो दिया था आपके हरमन रॉरशैक ने इन 1942। तो आपसे पूछा जाता है कि पर्सनालिटी जो रॉरशैक इंक ब्लॉट टेस्ट है वो किसका टेस्ट है, किस चीज़ की टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो किया जाता है रॉरशैक का पर्सनालिटी परीक्षण के लिए। तो कब दिया था, इन 1942 में। किसने दिया था, तो हरमन रॉरशैक ने। तो जो हरमन रॉरशैक का जो टेस्ट था उसमें क्या थी, 10 मानकीकृत कार्ड हैं। ठीक है, जैसे दी हुई हैं आपको पिक्चर, उसमें जो कार्ड थे उसमें 5 काले और सफ़ेद और 5 क्या थे, विभिन्न रंगों के धब्बे उस पर बने हुए थे। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में कि जो रॉरशैक इंक ब्लॉट टेस्ट है उसमें कुल कितने कार्ड्स हैं। तो कुल कितने कार्ड हैं आपके, 10। और ये भी पूछा गया था कि जो 10 कार्ड हैं वो कैसे कैसे हैं, तो 5। तो जो टोटल 10 कार्ड्स हैं उसमें 5 क्या हैं, काले सफ़ेद और 5 विभिन्न रंगों के धब्बे बने हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि कुछ एक कार्ड क्या हैं, सिर्फ ब्लैक और वाइट हैं। जैसे हो गया आपके पास पहला कार्ड, फिर उसके बाद हो गया आपका चौथा कार्ड, पांचवा कार्ड और छठा कार्ड, और आपके पास सातवां कार्ड, और उसके बाद जो सेकंड कार्ड है, थर्ड कार्ड है, और आपके पास 8th 9th और 10th है, ये क्या है आपके कलरफुल। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा तो नहीं पूछा है कि कौन कौन से कार्ड काले हैं या सफ़ेद हैं, लेकिन ऐसा पूछा है कि कितने काले और सफ़ेद हैं और कितने विभिन्न रंग के हैं। तो 5 क्या हैं, काले और सफ़ेद हैं, और 5 क्या हैं जिसमें विभिन्न रंगों का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। अब इन कार्ड्स का यूज़ कैसे वो करते थे, तो वो क्या करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व संरचना के अनुसार इन विभिन्न कार्डों पर बने धब्बों के विभिन्न प्रकार की रचनाएं करने के लिए कहते थे। ठीक है, तो वो कार्ड चूज़ करने के लिए कहते थे कि कोई भी 5 कार्ड आप चूज़ कीजिए, और फिर उसके बाद वो कहते थे कि इन कार्ड से क्या बनानी है, आपने एक पिक्चर बनानी है। ठीक है, तो एक एक करके वो कहते थे कि मैं कार्ड दूंगा, फिर उन कार्ड्स को देख के आपने क्या करना है। तो कुछ क्या करते थे, पशु, मानव या कोई भी वस्तु उनको इन कार्ड्स में क्या है, दिखाई दे सकती थी। तो मतलब जो भी जिस पर्सन को दिखाई देता था वो उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर देते थे। तो जब वो अपने आंसर्स देते थे वो उन आंसर को नोट डाउन करके या रख के फिर उसके आधार पर उस वो जो परीक्षण वो लेते थे उसका क्या करते थे, इवैल्यूएशन वो करते थे। तो जब इन्होंने इवैल्यूएशन किया तो इवैल्यूएशन के लिए इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलर्स की हेल्प ली। तो जो पहले विश्वसनीयता या उसकी रिलायबिलिटी की बात करें तो उसमें जो रिलायबिलिटी इसमें कॉफिशेंट्स आया, तो वो जब कैप्लन और बर्गर ने किया तो 0.37 और 0.65 सहसंबंध गुणांक इसमें आया। जब स्विफ्ट ने किया 14 दिन के अंतराल के बाद तो उसमें 0.54 और 0.95, और जब हर्ट्ज ने किया तो उसके बाद भी 0.54 से 0.95 तक प्राप्त किए उन्होंने रिजल्ट्स प्राप्त किए। तो इसकी वैधता की बात करें तो इसको वैध माना गया, क्योंकि जब जो रिज़ल्ट्स हैं वो बार बार रिपीट करके सेम रिज़ल्ट्स थे तो हम क्या कहते हैं कि उसकी वैलिडिटी हो सकती है। ठीक है, रिलायबल है तो वैलिड होने के क्या है उसमें चांसेस हो सकते हैं। तो इस टेस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पर्सनैलिटी असेसमेंट में। तो इसे कहा जाता है रॉरशैक इंक ब्लॉट टेस्ट, और ये दिया था हरमन रॉरशैक ने इन 1942 में। तो ये टोटल कार्ड थे 10, जिसमें 5 थे काले सफ़ेद और 5 थे विभिन्न रंगों के।
नेक्स्ट जो टेस्ट था पर्सनालिटी का वो दिया था मॉर्गन एंड मुरे ने इन 1935, जिसे कहा जाता है टैट। तो ये टैट की जो फुल फॉर्म पूछी जाती है उसकी फुल फॉर्म है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो ये आपको एग्जाम में आती है फुल फॉर्म ऑफ टैट, दैट इज थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये किसने दिया था? मॉर्गन एंड मुरे ने। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और ये कब दिया था? तो इन 1935। अब अगर बात करें इसमें कितने कार्ड्स थे, तो इसमें क्या थे? 31 कार्ड्स थे, जिनमें से 30 कार्ड्स क्या थे? एक उसमें डिफरेंट टाइप्स की तस्वीरें बनी हुई थी और उसमें एक कार्ड क्या था? खाली था। तो यहाँ स्क्रीन पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर शो हो रही हैं। तो ये जो टेस्ट था ये थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट था टैट का, ठीक है, जिसको कहा जाता था थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें 31 कार्ड्स होते थे और ये 30 कार्ड्स, ये जो कार्ड आपको दिख रहे हैं ये टोटल कितने हैं? 30। और एक कार्ड में क्या था कि पिक्चर नहीं बनी हुई थी, एक कार्ड क्या होता था? खाली होता था। अब क्या होता था, इनमें से जिन कार्ड पर एम अक्षर था वो किसके लिए था? पुरुषों के लिए था, मतलब मैन। और जो जी छपा हुआ था उनमें क्या था? इन कार्ड्स पे एम और जी छपा हुआ था। जी फॉर गर्ल्स लड़कियों के लिए था, और बी जिनमें था वो लड़कों के लिए, और जिन पर एफ छपा था वो स्त्रियों के लिए था। तो क्या क्या नंबर थे? एम फॉर मैन, जी फॉर गर्ल, और बी जिन पर छपा है वो लड़कों के लिए है, और एफ छपा है तो क्या है? आपके बॉय, और एफ फॉर फीमेल तो स्त्रियों के लिए था। अब जो लड़के लड़कियों तथा पुरुषों और स्त्रियों पर प्रत्येक को 20 कार्ड्स परीक्षण के लिए दिए जाते थे, ठीक है। तो 20 कार्ड्स दिए जाएंगे। अब 20 कार्ड्स में क्या करना है? 20 कार्ड्स लेके उन कार्ड को प्रोजेक्टर की सहायता से स्क्रीन पर क्या करना है? शो करना है। शो करने के बाद जो जो निर्देश आपको दिए जाते हैं, तो आपको कार्ड्स क्रम से दिए जाएंगे और चित्र बने होंगे, और इन तस्वीरों के माध्यम से आपको क्या बनानी है? उस पर एक स्टोरी बनानी है। हर एक कार्ड के रिलेटेड आपको एक अलग कहानी बतानी है। जैसे जैसे आप उसमें कहानी बनाते हैं, तो तस्वीरों को ध्यान से देखते हैं, तो तो आपसे पूछा जाता है कि इस तरह तस्वीर आप में आपको, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपकी इंटरनल में क्या आपके विचार छुपे हुए हैं, तो उसमें आपसे इंक्वायरी की जाती है, और आपकी इंटरनल, आपकी पर्सनैलिटी का वहाँ से क्या लगता है? पता लगता है। तो ये कार्ड्स हेल्प करते थे जो इंटरनल पर्सनैलिटी है उसको जानने की, कि ये पर्सन अंदर से कैसा है। तो आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा तो पूछा जा सकता है कि इतने कार्ड्स हैं, टोटल 30 कार्ड्स हैं, एक क्या है? खाली है, ठीक है। तो जो फुल फॉर्म है TAT की वो है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो नेक्स्ट जो पर्सनालिटी असेसमेंट का जो टेस्ट है वो है चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको कहा जाता है CAT, ठीक है। तो कैट का जो टेस्ट होता है, ठीक है, वो CAT की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म है चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट। तो ये जो परीक्षण दिया था ये दिया था लियोपोल्ड बैलक ने इन 1948 में। तो किसने दिया था ये? लियोपोल्ड बैलक ने, ठीक है। तो लियोपोल्ड बैलक ने कब दिया था? इन 1948 में। अगर इस परीक्षण के प्रारूप की बात करें तो ये टैट के समान ही परीक्षण था, लेकिन इसमें थोड़ा सा एज लेवल के अकॉर्डिंग बात की गई थी कि इस परीक्षण की सहायता से 3 से 11 वर्ष तक के ही बालकों की इसमें स्टडी की जाती थी, और इस परीक्षण में जो कुल कार्ड थे वो थे आपके पास 10। अब इन चित्रों के माध्यम से बच्चों की जो आदतें हैं, पारिवारिक संबंध थे, प्रशिक्षण थे, और अन्य व्यक्तित्व से संबंधित समस्याओं का क्या किया जाता था? बच्चों की समस्याओं का समाधान किया जाता था। तो इसमें 10 पिक्चर्स थी। जैसे आपको यहाँ दिख रहे हैं कि कार्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पेरेंट्स के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब जैसी पिक्चर है, अच्छी है, बुरी है, फाइट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कि अगर आपको इस इन पिक्चर में से कहा जाए कि आपके फादर कौन है, तो बच्चा क्या करेगा? एक पिक्चर उठाएगा और एक कार्ड उठाएगा और दिखाएगा। वहाँ से पता लग जाएगा कि वो अपने फादर को कैसे इमेजिन करता है इस पिक में, अच्छा या बुरा। तो इस तरह से जो फैमिली रिलेशनशिप है, पारिवारिक उसके कैसे संबंध है, उनको स्टडी किया जाता था।
तो ये जो टेस्ट हैं, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये ऐसे टेस्ट हैं जो अप्रूव्ड टेस्ट हैं, ठीक है, जिनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को चेक करने के बाद ये ऐसे टेस्ट हैं जिनको आज भी अगर स्टडी करनी हो स्टूडेंट्स की या बड़ों की, तो इन टेस्ट के आधार पर हम पर्सन्स की जो पर्सनैलिटी है उसको असेस करते हैं। तो ये आपके सर्टिफाइड टेस्ट हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट आता है पर्सनैलिटी असेसमेंट का, वो है रोजनविंग्स पीएफ स्टडी, ठीक है। तो रोजनविंग जो पीएफ स्टडी है, जैसा कि नाम से ही परीक्षण के बारे में स्पष्ट हो रहा है कि ये जो टेस्ट दिया था ये रोजन विंग ने दिया था। कब दिया था? इन 1944 में। तो इन्होंने ये टेस्ट 1944 में दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इसमें संशोधन हुआ तो 1948 में इसको अलग किया गया थोड़ा सा, कि बच्चों के लिए एक अलग इस परीक्षण का प्रारूप क्या किया गया, तैयार किया गया। तो चिल्ड्रंस फॉर्म ऑफ रोजन विंग्स पीएफ स्टडीज़ को नाम दिया गया। तो इस स्टडी में क्या था, तो रोजन विंग जो थे, ये है रोजन विंग, ठीक है। तो रोजन विंग इन्होंने पीएफ स्टडी दी थी। तो मेनली जो इन्होंने स्टडी थी इनकी, ये थी फ्रस्ट्रेशन के लिए, कि बच्चों में कितनी फ्रस्ट्रेशन है इंटरनल में, उसको बाहर निकाला जाए और उसका क्या किया जाए, वहाँ पे डायग्नोज किया जाए उनकी फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को। तो मेनली कंबाइन पिक्चर तो मुझे नहीं मिल पाई इसकी, लेकिन टेस्ट में दिया गया है कि परीक्षण में क्या थे, हर एक परीक्षण में 24 पिक्चर्स होती थी और कार्टून्स टाइप में ये पिक्चर्स थी, और ये सभी जो कार्टून थे वो दैनिक जीवन की परिस्थितियों से ही रिलेटेड थे। उन पिक्चर्स को देख के बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते थे, और इनको जैसे कंट्रोल्ड प्रोजेक्टिव मैथड्स, ये जो टेस्ट थे ये कहलाए जाते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि नियंत्रित प्रक्षेपण विधि कौन सी है, तो वो है आपकी रोजनविंग पीएफ स्टडी। तो आपने याद रखना है, टोटल इसमें कितने कार्ड हैं, 24। हर एक परीक्षण में 24 कार्ड्स हैं। 24 कार्ड में जो चित्र बने हुए हैं वो किसके हैं, वो कार्टून्स की क्या है, इसमें पिक्चर्स हैं। तो इन पिक्चर्स के माध्यम से एक स्टोरी जब बच्चा बताएगा या इस पिक्चर में क्या दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जब बच्चा आंसर करेगा, अपने व्यूज़ बताएगा, तो वहाँ से पता चलेगा कि ये कितना दुखी है ये पर्सन, ठीक है। इसके इंटरनल में कितनी फ्रस्ट्रेशन है, कितना ये गुस्सा करता है, या कितना ये पोलाइट है, या सॉरी बोलेगा, या इस तरह से कैसे उसका बिहेवियर है। तो पिक्चर्स को देख के ही सॉल्यूशन वहाँ से बच्चों से मांगे जाते थे कि इस पिक्चर में क्या है और आपको कैसे। तो अभी तक जो हमने स्टडी की, तो हमने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने फर्स्ट जो टेक्निक पढ़ी वो रोरशाह इंकब्लोट टेस्ट के बारे में पढ़ा, जो क्या है पर्सनैलिटी की प्रोजेक्टिव टेक्निक है। सेकंड हमने थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के बारे में पढ़ा, टीएटी के बारे में, जो मॉर्गन एंड मुरे ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, जो लियोपोल्ड बैलक ने दिया था इन 1948। उसके बाद हमने पढ़ा रोजनविंग पीएफ स्टडी, जो किसकी स्टडी करती है, आपकी वो फ्रस्ट्रेशन की स्टडी करती है। इसके बाद आती हैं पर्सनैलिटी की इन्वेंटरी, सेकंड जो टॉपिक था। अब बात करते हैं नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की, ठीक है। अप्रक्षेपण जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट आता है इंटरव्यू मेथड। तो जो इंटरव्यू मेथड है, अगर इसमें कहें कि ये किसने दिया है, तो मैकॉबी ने इसके बारे में बताया कि जो साक्षात्कार है उसमें आमने सामने क्या होती है, बातों का आदान प्रदान होता है, जिसमें जो इंटरव्यू है करने वाला दूसरे व्यक्ति के विचार और विश्वास की सूचना क्या करता है, प्राप्त करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के। तो अगर साक्षात्कार की विधियों की बात करें, तो ये एक ओरिजिनल मेथड है यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, एंड द वन विच इज़ स्टिल फाउंड टू बी यूजफुल इज़ द इंटरव्यू मेथड। इन इंटरव्यू देयर इज़ अ डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई, ठीक है। और दो तरह के टेस्ट इसमें हैं, एक है स्ट्रेस इंटरव्यू, एक है एग्जॉस्टिव इंटरव्यू। तो दो तरह के प्रारूप इसमें हो सकते हैं। स्ट्रेस में आप समझ सकते हैं कि पहले में इस विधि द्वारा हम उन घटनाओं या समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है कि वो घटनाएं जिनको सरलता से हम जज या असेस कर सकते हैं। तो सेकंड इसमें आता है
सेकेंड आता है बिहेवियरल टेस्ट, इसको ऑब्जर्वेशन मेथड भी कह सकते हैं। बिहेवियरल टेस्ट की अगर बात करें तो वन ऑफ द जो बिहेवियरल टेस्ट है इज़ कॉल्ड ब्रूक टेस्ट विच इज़ डिज़ाइन टू टेस्ट ग्रुप पार्टिसिपेशन इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टू रिवील नेचुरल लीडर। ठीक है, तो इसमें 4 और 5 कैंडिडेट मतलब लिए जाते हैं और उसके बाद प्रोवाइड किए जाते हैं उनको कुछ एक मटेरियल, ठीक है, लाइक टीन्स हो गया, रोप्स हो गया, बैम्बूज हो गया, और वो क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं देम शेल टू बी अ सिचुएशन वेयर दे आर फेस्ड एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, तो उनकी पर्सनैलिटी को वहाँ से जज किया जाता है कि कैसे वो वहाँ पे बिहेव करते हैं। रेटिंग स्केल्स भी क्या होती हैं, एक तरह की नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक होती हैं जो असेस करती हैं हमारी पर्सनालिटी को। तो रेटिंग गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, इस तरह से भी रेटिंग आप लगा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। और रेटिंग स्केल इज़ अ डिवाइस फॉर रिकॉर्डिंग द एक्सटेंट और डिग्री टू विच पर्सन इज़ परसीव्ड टू पोजेस अ डेफिनेट या डिफाइंड एट्रीब्यूट्स। तो आप वहाँ पे पॉइंट्स लगा सकते हैं, 1 2 3 ABCD रेटिंग दे सकते हैं। तो ये क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 5 डिग्री, इस तरह से रेटिंग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है ऑलवेज, सम टाइम एंड नेवर, कि आपने वो कोई, तो इसमें क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड क्या करते हैं आप वहाँ पे रेटिंग करते हैं। तो पूछा जाए तो ये कैसी टेक्निक है, नॉन प्रोजेक्टिव। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चनियर और पर्सनालिटी इन्वेंटरी। अगर हम इन्वेंटरी और क्वेश्चनियर की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड ऑन द प्रॉब्लम अंडर स्टडी। जो भी हमने प्रॉब्लम स्टडी करनी है उसके लिए हम क्या बना लेते हैं, क्वेश्चनियर बना लेते हैं। उस क्वेश्चनियर में यस और नो में ही या टिक या क्रॉस में ही आंसर करना होता है, और उसमें एडमिनिस्टर किया जाता है। उसमें जो हमने इन्वेंटरी बनाई होती है या फिर जो भी क्वेश्चनियर बनाया होता है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम आंसर्स को चेक करते हैं और वहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक तरह की रेटिंग लगाते हैं, और बाद में उसको हम एनालाइज कर लेते हैं। तो क्वेश्चनियर और जो पर्सनालिटी इन्वेंटरी होती है वो नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है, जिसमें डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इन्वेंटरी बनाते हैं और डायरेक्टली वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम उनको कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट के बाद हम उनका एनालिसिस करते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेक्निक है वो है आपकी मिनीसोटा मिली पिनेसी पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। ठीक है, तो मिनीसोटा मल्टीफेजिक भी इसको कहा जाता है, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेंटरी है, और ये दी थी आपकी हाथवे मैकिनले ने इन 1940 में। ठीक है, आपने याद रखना है, 1940 में दी, किसने दी, आपका हैथवे मैकिनले आपने याद रखना है। और इसमें क्या था, 550 स्टेटमेंट्स थी, 550 इसमें प्रश्न दिए थे, और हर एक प्रश्न का जो उत्तर करना था वो राइट और रॉन्ग में, या नो आंसर, या नन ऑफ दीज, इस तरह से 3 वर्गों में क्या था, उसका आंसर देना था। अब उसके जो आंसर्स वहाँ से मिलने थे उसके बाद क्या किया जाता था, उसका मतलब उसमें देखा जाता था कि जिस पर्सन ने वो उसको सॉल्व किया है, पर्सनैलिटी जो इन्वेंटरी है, तो वहाँ से फिर रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाता था। तो इस अनुसूची में जो 550 जो क्वेश्चन थे उसमें 36 उसमें जो उसमें टॉपिक्स थे वो शीर्षक बनाए गए थे, और उसमें 800 मानसिक योग्यों और 500 सामान्य व्यक्तियों के आधार पर इस सूची का फलांकन कुंजियाँ बनाई गई थी। और सूची पर प्राप्त जो प्राप्तांक थे उसमें टी प्राप्तांकों में बदलकर प्रोफाइल चार्ट तैयार किया जाता है, और इस परीक्षण की विश्वसनीयता 0.90 है। ठीक है, तो हर एक जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस अनुसूची को, अगर इस इन्वेंटरी को भरना है तो इसमें कितने टाइम लगता है, 90 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपका इसको करने के लिए, मतलब 1.5 आवर लगेगा अगर वो पूरी अनुसूची क्या है हमने भरनी है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी है, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी, MMPI की फुल फॉर्म। और ये कब दी है, किसने दी है, मैकिनले ने दी है, इन 1940 में दी है। कुल कितने क्वेश्चन हैं, 550 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो फिर ये क्या है, कैसी टेक्निक है, नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक है।
नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है वो आता है ईपीआई की फुल फॉर्म। तो ईपीआई आइजिंग्स पर्सनालिटी इन्वेंटरी है, जिसमें कितने क्वेश्चन हैं, 51 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें ईपीआई की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आइसेनिक्स या आइजेंक पर्सनालिटी इन्वेंटरी इसको कहा जाता है। और इसमें 51 क्वेश्चन है, जिसमें 24 रेफ़र करते हैं एक्स्ट्रावर्जन में, और जो अनदर जो 24 हैं इंट्रावर्जन और एक्स्ट्रावर्जन में होंगे, और न्यूरोटिक डायमेंशन में, और रिमेनिंग बिलोंग्स टू द स्केल फॉर मतलब एग्जांपल्स वंस इन अ वाइल डू यू लूज योर टेम्पर गेट एंग्री। यस और नो में आपने उसमें क्या करना होता है, आंसर करना होता है, और आपकी पर्सनैलिटी को उसमें असेस किया जाता है। और इसमें कोई राइट और रॉन्ग आंसर की बात नहीं है, मतलब आपकी स्पीड वहाँ पे चेक की जाती है कि हाउ स्पीडली यू आंसर, ठीक है, कि आप कितने कम टाइम में वहाँ पे आंसर करते हो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। नेक्स्ट जो इन्वेंटरी आती है वो मैसूर पर्सनालिटी इन्वेंटरी है, जो एमपीआई की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो ये भी क्या है, नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक है पर्सनालिटी की, और इसमें कितनी स्टेटमेंट्स है, 235 स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें पर्सनालिटी असेसमेंट है। तो ये टाइम लेती है 50 मिनट्स टू कंप्लीट इट, ठीक है। तो डिफरेंट एरियाज ऑफ पर्सनालिटी इसमें क्वेश्चनियर में रेफर किए गए हैं, और ये कंसिस्ट करता है, और बच्चों को दिया जाता है उसमें भी क्या है, जैसे टिक क्रॉस में हमने क्या करने होते हैं, इसमें आंसर किए जाते हैं, और उसके बाद इसमें पर्सनैलिटी असेसमेंट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने डिस्कस की पर्सनैलिटी की इन्वेंटरीज और पर्सनैलिटी के टेस्ट, जिसमें हमने प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक के बारे में पढ़ा, जो आपको हेल्पफुल होंगे टैट के लिए। तो आप इस वीडियो को देखें, और अपने जो डाउट्स हैं या क्वेरी हैं उनको अगर हैं तो मुझे सेंड करें, ठीक है, मेरे पर्सनल नंबर पे। थैंक यू सो मच।